गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने अपने आसपास लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा होगा, आपस में मारपीट करते हुए देखा होगा, चारों तरफ भ्रष्टाचार व बेईमानी करते हुए देखा होगा। ये सब क्या है? ऐसा लोग क्यों करते हैं? एक दूसरे पर गुस्सा करना, ये सारी चीजें एक प्रकार की हिंसा है। मैं कुसुमलता, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डाइट एटा, आज आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत वायलेंस यानी हिंसा के बारे में चर्चा करूंगी। हिंसा क्या है? सामान्य रूप से हिंसा का आशय किसी को चोट पहुंचाने से लिया जाता है या जिस कार्य से दूसरों का अहित हो वही हिंसा है। आमतौर पर शारीरिक प्रताड़ना यानी मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक दुख पहुंचाना, ये सभी चीजें हिंसा के अंतर्गत आती है। गांधी जी के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना भी हिंसा है। आज कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हिंसा हमें देखने को मिलती है। तो आज हम हिंसा के प्रकार, हिंसा की विशेषताएं, हिंसा क्या करती है, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम देखते हैं हिंसा की विशेषताएं। हिंसा की विशेषताओं में हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में, हिंसा को सामान्य रूप से एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हिंसा से युक्त क्षेत्र में कोई भी विदेशी उद्योग नहीं लगाना चाहता तथा देश के उद्योगपति भी उस क्षेत्र में धन नहीं लगाना चाहते। हिंसा के द्वारा धन एवं जान दोनों की हानि होती है। इसी प्रकार हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में, जो व्यक्ति समाज में हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं उनको समाज में कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता तथा उनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अहिंसा का साथ दे, क्योंकि हिंसा से हमेशा विनाश ही होता है। इसी प्रकार इसमें तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि हिंसा एक नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में, हिंसा के द्वारा समाज में उन कार्यों को किया जाता है जो कि नैतिकता के विरोध में होते हैं। जैसे नैतिकता परोपकार की भावना की ओर संकेत करती है, जबकि हिंसा में दूसरों का अहित किया जाता है। नैतिकता प्रेम एवं सहयोग की बात करती है, जबकि हिंसा में शत्रुता एवं बदले की भावना से कार्य किया जाता है। इस प्रकार वह पूर्णतः नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार इसमें चौथा पॉइंट है हिंसा एक सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया के रूप में। हिंसा को सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति जब अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तभी वह हिंसात्मक एवं समाज विरोधी गतिविधियों को संपन्न करता है। इसी प्रकार हिंसा एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में, हिंसा को एक आध्यात्मिक विकास की विरोधी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति को शांत चित्त होकर मानव हित में कार्य करना चाहिए तथा दूसरों के दुख एवं कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि हिंसावादी गतिविधियों में इसके ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। इसी प्रकार हिंसा मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में, हिंसा को एक मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आदर्शवादी एवं सामाजिक मूल्यों के विरोध में कार्य संपन्न किए जाते हैं। हिंसात्मक गतिविधियां सदैव प्रेम, सहयोग, परोपकार, सद्भावना एवं सुखवादी मूल्यों के विपरीत होती है। इसी प्रकार हिंसा एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में भी देखी जाती है। तो आइए इसे देखते हैं। हिंसा एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में, हिंसा को एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है।
आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति शांतचित्त होकर मानव हित में कार्य करता। आइए अब देखते हैं कि हिंसा क्या करती है। हिंसा हमेशा विनाश ही करती है और अच्छे कामों को बिगाड़ देती है, हमारे सुख में बाधा होती है और समाज की उन्नति में बाधा होती है। सामान्य रूप से हिंसा के द्वारा समाज में छोड़े जाने वाले प्रभावों को हिंसा के कार्यों में जाना जाता है। हिंसा से किसी भी समाज या राष्ट्र की भलाई कभी भी संभव नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं कि हिंसा क्या करती है। हिंसा विनाश का वातावरण पैदा करती है, जीवन का विनाश करती है, धन की हानि करती है, मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, भेदभाव की स्थिति, युद्ध की स्थिति और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करती है। देखिए, विनाश का वातावरण यानी हिंसा का प्रमुख कार्य विनाश करना माना जाता है। जहाँ भी हिंसात्मक गतिविधियां संचालित होती हैं, वहाँ चारों ओर विनाश का वातावरण निर्मित होता है। हिंसात्मक वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट, असुरक्षा एवं अशांति का अनुभव होता है। इसी प्रकार हिंसा जीवन का विनाश करती है। हिंसात्मक गतिविधियों में मानव का जीवन नष्ट हो जाता है। वर्तमान समय में प्रत्येक समाचार पत्र में हिंसात्मक गतिविधियां अधिकाधिक रूप से देखने को मिलती है। वर्ष भर के आंकड़े एकत्रित किए जाएं तो संपूर्ण विश्व में लाखों की संख्या में व्यक्ति हिंसात्मक गतिविधियों में अपना जीवन खो देते हैं। इसी प्रकार धन की हानि। सामान्य रूप से हिंसात्मक गतिविधियों में विविध स्वरूप देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में भीड़ द्वारा एकत्रित होकर सरकारी एवं व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंचाना एक प्रचलन बन गया है। व्यक्ति संगठन बनाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसात्मक आंदोलन का सहारा लेते हैं। छात्रों द्वारा बसों में आग लगा दी जाती है, रेलवे स्टेशनों एवं सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की जाती है। इस प्रकार की हिंसा धन की हानि करती है। इसी प्रकार मानसिक अशांति। सामान्यतः हिंसात्मक गतिविधियों से मानसिक अशांति का अनुभव होता है। प्रथम, जब हम किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के परिवर्तन क्रोध के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध के कारण हम किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति मानसिक अशांति का अनुभव करता है। इसी प्रकार सामाजिक असंतुलन। हिंसात्मक गतिविधियों से सामाजिक व्यवस्थाओं की असंतुलित हो जाती है। जिस प्रकार में हिंसा का वातावरण होता है, उस समाज में व्यक्ति अपने उपयोगी विचारों को प्रकट करने से भी डरता है। इसी प्रकार भेदभाव की स्थिति। हिंसा से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। हिंसात्मक गतिविधियों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिन व्यक्तियों की समाज में उच्च एवं शक्तिशाली स्थिति होती है, वह निर्धन लोगों का अत्याचार करते हैं। समाज में शोषण एवं शोषित वर्ग का उदय हो जाता है। शोषक व्यक्तियों द्वारा शोषित वर्ग के प्रति भेदभाव एवं निर्दयता का व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार युद्ध की स्थिति। हिंसा से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरणीय असंतुलन। हिंसात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जो बम गिराए गए थे, उनका पर्यावरण पर प्रभाव आज भी देखा जाता है। इसी प्रकार युद्ध एवं हिंसात्मक गतिविधियों से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि युद्ध एवं हिंसात्मक गतिविधियों में विस्फोटक सामग्री का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है।
हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा के क्या प्रकार होते हैं? इसमें पहला लेंगे हम मौखिक प्रकार। मौखिक प्रकार में धमकी देना, गाली देना, अवज्ञा, अपमानजनक शब्द बोलना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मौखिक हिंसा का आशय उन धमकी भरे शब्दों से है जो व्यक्ति को आघात पहुंचाते हैं तथा उसके विकास मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसमें है आपका धमकी। जब कोई व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को जान से मारने की धमकी या उसके जीवन को हानि पहुंचाने की धमकी या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने की धमकी दी जाती है, तब उसे मौखिक हिंसा के रूप में जाना जाता है। इसमें आता है गाली देना। सामान्य रूप से जब व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जो गालियों का प्रयोग अवश्य करते हैं, उन गालियों से व्यक्ति को आघात पहुंचता है, मन में उत्तेजना पैदा होती है तथा व्यक्ति झगड़ा करने की ओर प्रेरित होता है। इसलिए गालियों को हिंसा का प्रमुख प्रारंभ माना जाता है। अवज्ञा। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब कोई उच्च पदस्थ अधिकारी की आज्ञा को अधीनस्थ अधिकारी पालन नहीं करता तथा उसके द्वारा चेतावनी देने पर अपने उच्च पदस्थ अधिकारी को धमकी दे देता है, तो इस स्थिति में हिंसा की स्थिति मानी जाती है। डर के कारण सभी अधिकारी ऐसे कर्मचारी से कुछ भी नहीं कह पाते तथा वह कर्मचारी अपनी हिंसात्मक गतिविधियों के बल पर अनुशासनहीनता करता है। अपमानजनक शब्द। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि क्रोध में व्यक्ति उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है जिनके लिए उसको सम्मानजनक शब्द बोलने चाहिए। यह स्थिति मौखिक हिंसा मानी जाती है। जैसे बालक द्वारा क्रोध में अपने माता पिता को कष्ट देने वाले अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना तथा उनको उस कार्य के लिए धमकी देना जिससे उसके मन को आघात पहुंचता है। इसमें इसी प्रकार आपका दूसरा प्रकार आता है मनोवैज्ञानिक प्रकार। मनोवैज्ञानिक प्रकार में हिंसा के लिए प्रेरित करना, मानसिक तनाव उत्पन्न करना, उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना, ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आती हैं जो कि व्यक्ति को मानसिक रूप से आघात पहुंचाती हैं। जैसे एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को अधिक कार्य दे दिया जाता है तथा उससे कार्यालय में 10 घंटे की तुलना में 12 घंटे कार्य लिया जाता है। इस कार्य के बोझ से वह ना तो ठीक से सो पाता है और ना ही समय से भोजन कर पाता है और ना व्यायाम कर पाता है, जिससे वह मानसिक तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार की अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं पहुंचाती वरन उसको मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंचा देती हैं। हिंसा के लिए प्रेरित करना। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति के प्रति दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार या तथ्य प्रस्तुत करता है जिससे सामने वाला व्यक्ति हिंसा के लिए प्रेरित हो जाता है। जैसे एक छात्र की पिटाई करने पर एक शिक्षक पिटाई करने वाले शिक्षक के बारे में छात्र के माता-पिता को भड़का देता है तथा बताता है कि उनके बालक की निर्ममता पूर्वक पिटाई की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। अभिभावक विद्यालय जाकर शिक्षक को भला बुरा कहते हैं जिससे शिक्षक को मानसिक आघात उत्पन्न होता है। इस प्रकार की स्थिति मानसिक हिंसा की प्रक्रिया को सूचित करती है। उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करना। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा प्रयास किया जाता है। कुछ व्यक्तियों को उनके उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने में अच्छा अनुभव होता है। जब यह प्रक्रिया मानसिक तनाव से संबंधित हो जाती है तो उसे मानसिक हिंसा का स्वरूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रकार है शारीरिक हिंसा।
शारीरिक हिंसा क्या है? चोट, शारीरिक चोट देना, कुपोषण, अधिक काम लेना, दास बनाना या शारीरिक दंड देना, ये आपके शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। जीवन समाप्त कर देना, ये सारी चीजें हमें शारीरिक हिंसा में देखने को मिलती है। शारीरिक हिंसा का स्वरूप वर्तमान काल में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। आज प्रत्येक आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है। विविध प्रकार की हिंसाओं में अनेक जीवन प्रतिवर्ष नष्ट हो जाते हैं। इसमें आपका शारीरिक चोट, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना सम्मिलित है। सामान्य रूप से बदले की भावना से या किसी व्यक्ति का धन लूटने के लिए हम उसका अंग भंग कर देते हैं या शारीरिक रूप से कोई हानि पहुंचाते हैं, वह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। कुपोषण, सामान्य रूप से कुपोषण एक प्रकार की भयंकर अव्यवस्था मानी जाती है। जब उसे जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है तो उसे शारीरिक हिंसा के रूप में माना जाता है। जैसे एक रूढ़िवादी परिवार में बालिकाओं को ना तो शिक्षा प्रदान की जाती है और ना ही उनको संतुलित भोजन प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत बालकों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन दिया जाता है। बालिकाओं के प्रति अभिभावकों का इस प्रकार का व्यवहार शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की कुपोषण की स्थिति को उत्पन्न करना शारीरिक हिंसा होती है। अधिक काम लेना, सामान्यतः एक मजदूर की क्षमता 8 घंटे कार्य करने की होती है। यदि मालिक उससे अधिक कार्य लेता है जिससे मजदूर शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है या बीमार हो जाता है तो उस कार्य को भी शारीरिक हिंसा की श्रेणी में माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देना, कुपोषण की स्थिति, खाना नहीं देना, उससे अधिक काम लेना, ये सारी चीजें शारीरिक हिंसा कहलाती है। दास बनाना, वर्तमान समय में आज भी अनेक देशों में लोगों से बलात् श्रम कराया जाता है तथा उनके दास बनाकर रखने की परंपरा है। दास प्रथा को सरकार द्वारा एक अपराध घोषित कर दिया है तथा कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दास बनाकर नहीं रख सकता। दास बनाकर अमानवीय ढंग से व्यक्तियों से कार्य लेना तथा उनको कैद में रखना शारीरिक हिंसा के अंतर्गत ही माना जाता है। शारीरिक दंड देना, सामान्यतः अमीर परिवारों में नौकर रखे जाते हैं। स्वामी के क्रूर स्वभाव होने के कारण कभी कभी नौकरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे नौकरानी से फूलदान गिरने पर उसकी डंडे से इसलिए पिटाई की जाती है कि वह फूलदान अमेरिका से बनाया हुआ था या मंगाया गया था। उपरोक्त विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक कष्ट या हानि की ओर संकेत करते हैं उनको शारीरिक हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की हिंसा वर्तमान समय में व्यापक रूप से देखी जाती है। आइए अब हम हिंसा को रोकने के कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। हिंसा को रोकने के उपाय, इसमें मौखिक उपाय, मनोवैज्ञानिक उपाय और शारीरिक उपाय, इन सभी चीजों पर प्रयास करके हम हिंसा को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। मौखिक हिंसा ही हिंसात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करती है। इसीलिए मौखिक हिंसा को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए जिससे कि हिंसात्मक गतिविधियों से बचा जा सके। सामान्यतः बालकों में प्रारंभ काल से ही धमकी देने की प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। जैसे बालक किसी दूसरे बालक को स्कूल से बाहर देख लेने की या अपने घर के रास्ते से निकलते समय चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो शिक्षक एवं अभिभावक को सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए जिससे बालक बड़ा होकर किसी प्रकार की धमकी न दे सके। सामान्यतः बालक अपने परिवेश एवं परिवार से ही गाली देना सीखता है। अभिभावकों को यह ध्यान देना चाहिए कि परिवार में एक दूसरे के द्वारा किसी को गाली न दी जाए।
यदि बालक परिवेश से गाली सीखता है तो उस पर आवश्यक प्रतिबंध लगाते हुए उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार की रणनीति शिक्षक को भी विद्यालय में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः बालक घर परिवार में आज्ञा पालन करना सीखते हैं। जब परिवार में सभी बच्चे व्यक्ति या बड़े बच्चे से या अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे तो बालक स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन करना सीख जाएंगे। उपरोक्त विविध प्रयासों के माध्यम से मौखिक हिंसा को रोका जा सकता है। इसका प्रथम प्रयास अभिभावकों को करना चाहिए। विद्यालयी स्तर पर शिक्षक एवं अभिभावक दोनों को ही संयुक्त रूप से इस हिंसा को रोकने के प्रयास करने चाहिए। इससे शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार हम कुछ मनोवैज्ञानिक उपायों के बारे में भी बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक हिंसा का अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है, इसलिए इस हिंसा का रोकना आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिक या मानसिक हिंसा को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। बालक से कभी भी अभिभावकों को आवश्यकता से अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बालक की रुचि एवं योग्यता के अनुसार उसको कार्य देने चाहिए। असफलता ही सफलता के मार्ग को बताती है, इसलिए किसी भी कार्य में बालक के असफल होने पर उसको नकारा सिद्ध नहीं करना चाहिए। यदि वह किसी कारणवश अवसाद या मानसिक तनाव में आ जाता है तो उसको तनाव से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए तथा उसकी आशावादी बनाने का प्रयास करना चाहिए। बालक को सदैव समूह में समान स्थान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कक्षा कक्ष में शिक्षक को कभी भी बालकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। भेदभावपूर्ण व्यवहार से बालकों को मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, इसलिए घर परिवार में अभिभावक तथा विद्यालय में शिक्षक को इस तथ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक एवं अभिभावक दोनों को ही इन उपायों को बालक के साथ अपनाना चाहिए। आइए अब हम कुछ शारीरिक उपाय के बारे में बात करें। वर्तमान समय में शारीरिक हिंसा की व्यापकता को देखते हुए उसे रोकने के लिए सरकार एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा अनेक उपाय निर्धारित किए गए हैं। बालकों को प्रारंभ स्तर से ही मानवता एवं नैतिकता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि बालक द्वारा अपने संवेगों पर नियंत्रण रखा जा सके तथा उसके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाए जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचती है। प्राथमिक अवस्था का कार्य एवं व्यवहार परिपक्व होने पर मानव के जीवन पर काम आता है तथा उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। सभी कारखानों के मालिक एवं फर्म मालिकों को सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी से निर्धारित घंटों से अधिक कार्य नहीं लेना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यदि कर्मचारी से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसको उचित पारिश्रमिक प्रदान किया जाना चाहिए। घर परिवारों में बालक एवं बालिकाओं के मध्य विभेद की स्थिति उत्पन्न करते हुए कुपोषण की स्थिति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों से जोखिम भरे कार्य करवाते हैं, उनकी सूचना पुलिस एवं सरकारी विभागों को दे देनी चाहिए। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक हिंसा का उन्मूलन मानवता, नैतिकता एवं सामाजिकता के विकास के आधार पर ही संभव है। जब तक व्यक्ति स्वहित को त्याग कर मानव हित की प्रेरणा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक शारीरिक हिंसा को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए मानव में नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता, आध्यात्मिकता एवं सार्वजनिक हित की भावना का समावेश करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू।